हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण हमें मिलते हैं। इसमें साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसुबंधु चरित, इनसे हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। विदेशी विवरण में फहायान, हैंसांग और अल बरूनी द्वारा हमें इनके बारे में पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह क्या थे? वैश्य। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? श्रीगुप्त ने। अब हम देखें श्रीगुप्त के बारे में, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 240 ईस्वी में। और 240 से लेके लगभग 280 ईस्वी तक शासन किया था। और उपाधि किसकी ली थी? महाराजा की उपाधि ली थी। किसने? श्रीगुप्त ने। अब देखते हैं घटोत्कच। तो श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की ही उपाधि ली थी। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश में काफ़ी महान शासक हुए हैं, उनमें से एक चंद्रगुप्त प्रथम भी थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी? महाराजाधिराज की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक और विस्तारवादी थी। इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतकर इसे अपने राज्य में मिलाया। इन्हीं विजयों के कारण इसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इनकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? समुद्रगुप्त क्या थे? संगीत प्रेमी थे। अब आते हैं रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था, लेकिन रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लोह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फहायान भारत आया था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता? नवरत्न कहा जाता है। कौन कौन थे वो? धनवंतरिक, शपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, वरुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर और कालिदास। इनके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा जो विद्वान था वह किस क्षेत्र में विद्वान था। आगे देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस समय का काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद कई छोटे छोटे शासक हुए हैं। एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था और उसके बाद गुप्त साम्राज्य क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया था। अब देखते हैं गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक। तो कालिदास की कुछ रचनाएं हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसंहार। ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम।
इसी तरह शूद्रक ने मृच्छकटिकम, अमर सिंह ने अमरकोश, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और कामंदक की नीतिसार, ये रचनाएं हैं जो गुप्त काल में इनके द्वारा लिखी गई थी। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर देखें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर यूपी में तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं। अब देखते हैं समाज और अर्थव्यवस्था गुप्त काल की। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में बटा हुआ था। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा का बढ़ावा मिला था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है। अब देखें गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। क्या भू राजस्व ही क्या होता था? कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। अन्य कर भी थे जिनमें विष्टि, वली, वात, भूत, भत्या, भट्ट, प्रणय, चारासन, चाटन, दशापराध, हलदंड ये प्रमुख थे। अन्य तथ्य देखें इनके बारे में। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च कौन होता था? राजा। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।